समय में, ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो है हमारा स्वातंत्र्योत्तर भारत की विदेश नीति, स्वातंत्र्योत्तर भारत की विदेश नीति, ठीक है। जैसे हमने पहले कहा कि इसे थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझना है, एनालिटिकली समझना है, ठीक है। विश्लेषण इसका हम कैसे करेंगे, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, और करंट अफेयर्स तो आप इसके साथ साथ पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा बेटा। किरण कह रही है डेली क्लास नोट्स नहीं मिल रहे हैं। हाँ, डेली क्लास नोट्स नहीं मिल रहे, मैं आज पूछूंगा, ठीक है। हो सकता है कि इन क्लासेस के नोट्स वो आपको एक साथ भी दें। चलो, अब स्वतंत्रोत्तर विदेश नीति की हम बात कर रहे हैं। जब हम विदेश की बात करते हैं तो इसको दो हिस्सों में क्लासिफाई कर लेना ठीक रहता है, ठीक है। एक तो होते हैं भाई अपने पड़ोसी देश, ठीक है, पड़ोसी देशों के साथ नीति या संबंध, ठीक है। और दूसरी तरफ आपका होता है शेष विश्व के साथ संबंध या नीति, ठीक है। अब इसको दो हिस्सों में तोड़ा क्यों जाता है भाई? पड़ोसी होता है पड़ोसी। मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका एक स्टेटमेंट था कि हम मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं, है ना। हम मित्र, अच्छा नूतन मिल गया है बेटा, अमर काजल नूतन वो कह रहे हैं मिल गए हैं। हाँ, राजलक्ष्मी बाकी बच्चे कह रहे हैं कि मिल गया है, ममता कह रही है नहीं मिला है। एक बार देखना बेटा, क्योंकि अगर कुछ बच्चों को मिले हैं तो जरूर अपलोड हुए होंगे, तो अपलोड हुए तो उनको देख लेना। चलो अब क्लास पे फोकस करते हैं बढ़िया से, क्योंकि जैसे पुराना चलता है ना, कथा चलती है तो कथा जो बीच में रुकनी नहीं चाहिए, बीच बीच में प्रश्न हम लोग लेते रहेंगे। ब्राइटनेस कुछ ज्यादा हो रही है, आशीष कह रहा है ब्राइटनेस ज्यादा है। मैं एक बार बोलता हूँ, ब्राइटनेस अगर कुछ ज्यादा लग रही है तो तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है? 1 मिनट रुको, मैं देखो जरा। ब्राइटनेस कुछ ज्यादा हुई है, चलो मेरा चेहरा ज्यादा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ठीक है। अब काली जुल्फे जो है वो नहीं है मेरे पास भाई, जुल्फे उल्फे नहीं है, बाल बाल कम हो गए, लेकिन चलो ठीक है, बढ़िया। हाँ, सो मैं कह रहा था कि मनमोहन सिंह का एक स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा हम मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। पड़ोसी तो पड़ोसी है, आपके बदल के घर में जो रहता है ना, उसको आपको मित्र बनाए रखना चाहिए। अगर आप मित्र नहीं बनाए रखते हैं तो वो शत्रु बन जाता है। और अगर कोई आपके घर के पड़ोस में कोई शत्रु है तो आपको हर समय जो है, हर समय उसके साथ कोई ना कोई संघर्ष होता ही रहता है, ठीक है ना। तो अनु बताओ बेटा क्या पूछ रही हो? चलो, तो अब क्या हुआ कि एक तो हमारे देश हो गए पड़ोसी देश, और पड़ोसी देश हमारे बड़े खतरनाक निकल गए। खतरनाक क्यों निकले इन पर अभी बात करेंगे। एक तो महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हो गया हमारा चीन, और दूसरा हमारा महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हो गया पाकिस्तान। अब चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ हमारा सामना होने वाला था, ठीक है ना। बढ़िया राजलक्ष्मी, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो गाना हो जाएगा। सुलेखन नवीस क्या होता है, ठीक है, ठीक है। सुलेख नवीस, सुलेख शब्द के साथ नवीस आना नहीं चाहिए, क्योंकि एक जो है थोड़ा संस्कृत है, संस्कृत ओरिजिन का वर्ड है, और नवीस जो है वो पर्शियन ओरिजिन का वर्ड है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। नीला पाक फौजिया कह रही नीला पाक है, शेष विश्व है। और शेष विश्व में हम जानते हैं कि पूरी दुनिया है, और पूरी दुनिया के प्रति आपकी नीति का निर्धारण कैसे होना है, इन दो हिस्सों में हमारी विदेश नीति बटी हुई है। अब जरा देखो कि इसकी एक पृष्ठभूमि है, ठीक है, इसकी एक पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि यह है कि ये जो दोनों देश हैं, चीन और पाकिस्तान, चीन के अंदर बहुत सारी यूरोपीय शक्तियों का और अमेरिका का वहां पे झगड़ा हो रहा है, ठीक है। उसी पे आते हैं हरमीत, है ना। चीन के अंदर बहुत सारी यूरोपीय शक्तियां हैं, और बहुत सारी जो है यूरोपीय शक्तियों के बीच में आपस में संघर्ष है, और उसमें एशिया से जापान भी शामिल है और अमेरिका भी शामिल है। चीन को कुछ समय के लिए इन्होंने अखाड़ा बना दिया, और उसमें अंग्रेज भी शामिल है। जब हम लोग बात करेंगे ना, तब हम लोगों की बात होगी कि कैसे जो चीन है, चीन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से दखलंदाजी करती है, लेकिन चीन के साथ एक सीमाई विवाद जो है हमारी औपनिवेशिक पृष्ठभूमि बन जाता है। यानी अंग्रेजों के समय में चीन के साथ सीमा विवाद है, लेकिन पाकिस्तान तो अंग्रेजों की नीति की वजह से ही बना हुआ देश है, और उसकी एक पृष्ठभूमि है। वो पृष्ठभूमि पूरी मॉडर्न इंडिया में हमने देखी कि कैसे मुस्लिम लीग है, सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की मांग है, टू नेशन थियरी या द्विराष्ट्र का सिद्धांत है कि भाई दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, इसलिए मुसलमानों का राष्ट्र बन गया पाकिस्तान, तो भारत को हिंदुओं का देश बनना चाहिए। ये लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई के बाद एक नया देश बन गया है, तो उसके साथ जो सीमा बनी है उसको लेकर के टेंशन आई है कि ये तो विभाजन हमारा हो गया। और उसके साथ साथ जो रियासतों की पृष्ठभूमि है कि रियासतों में एक रियासत ऐसी कश्मीर जो एकदम लगी हुई थी, एकदम सटी हुई है पाकिस्तान के साथ में, उसको लेकर के भी बात, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को हम लोग समझेंगे जब पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे। विश्व इतिहास के बारे में जब बात करेंगे तो विश्व इतिहास पर भी जब हम आएंगे ना मॉडर्न वर्ल्ड में, तब हम शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि शीत युद्ध में एक तरफ अमेरिका, एक तरफ जो है यूएसएसआर या सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ और यूएसएसआर के या अमेरिका के बीच में जो झगड़ा चल रहा है वो दुनिया को पूरा बांट दिया है, तो एक विभाजन वैश्विक स्तर पर भी है। लेकिन भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसा स्वतंत्रता संग्राम है जिसने अपनी विदेश नीति का भी निर्धारण कर लिया कि हमें विश्व में क्या स्थिति रखनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ वैसे ही है कि जब तुम तैयारी कर रहे हो, जिस समय में तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगे हो, उसी समय तुम सोचने लग जाओ कि भैया आईएएस तो हम बन ही गए, ठीक है ना, आईएएस तो हम बन ही गए, और फिर ये व्यवहार करने लगे, सुबह सुबह उठे
और उठ करके एकदम अपने बंगलों के अंदर है ना चाय वाय पी रहे हो, एकदम फील वही वाला आ रहा, कपड़ा वपड़ा वैसे पहनने लग गए। इंडियन ब्लॉगर चाइना में जाकर वहां की तारीफ करते हैं। चाइना इस तरह विकसित कैसे हो गया? बिल्कुल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सारे, इन पर बात हम लोग करेंगे। तो चलो, इसकी एक पृष्ठभूमि है और वो पृष्ठभूमि जरा हम लोग देख लेते हैं। भारतीय विदेश नीति की पृष्ठभूमि। और ये पृष्ठभूमि थोड़ा अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैंने कहा ना ऑपरेशन सिंदूर और हाल में जो झगड़ा हुआ 4-5 दिन चला, युद्ध में नहीं बदला लेकिन झड़पें होती रही, उसकी बहुत बहुत रेलिवेंस है। देखो, एक तो क्या है, हम अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और मैंने बड़ी मेहनत से तुम लोगों को समझाया है उपनिवेश, उपनिवेशवाद, औपनिवेशिक, है ना। तो जो अंग्रेज आए हैं वो औपनिवेशिक शक्ति, साम्राज्यवादी शक्ति है। तो हम किस चीज का विरोध कर रहे हैं? हम अंग्रेजों का विरोध तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम अंग्रेजों के विरोध को दरअसल उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उपनिवेशवाद का विरोध, तो भाई उपनिवेशवाद का जब हम विरोध कर रहे हैं तो हम पूरी दुनिया में अगर कहीं पर उपनिवेशवाद होगा तो हम उसका विरोध करेंगे, ठीक है ना। उपनिवेश का विरोध करेंगे। उसी तरीके से अगर कोई देश दूसरे देश पर कब्जा जमाना चाह रहा है जबरदस्ती, तो हम साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे। अर्चना, क्या हुआ बेटा? पता नहीं कैसे क्या हुआ। चाइना डेवलपमेंट में 20 साल आ गया, अभी बात करते हैं उस पर। बहुत सिंपल गणित है बेटा, बहुत सिंपल है, अभी बात करेंगे। उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे हम, दुनिया में हर जगह साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या हुई? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। भारत में कौन बैठा है? सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी, और गांधी जी अहिंसा की बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम युद्ध का विरोध करेंगे, ठीक है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, युद्ध का विरोध, ठीक। हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी 1945 में 6 और 8 अगस्त को यहां पर बम फटे, परमाणु हमला हो गया। तो परमाणु शस्त्रों का विरोध, भाई युद्ध का विरोध हम कर ही रहे थे। हमने कहा कि नहीं, हम परमाणुविक जो है शस्त्रों का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार दुनिया ने एक इतना शक्तिशाली बम देखा। कितने लोगों ने ओपेनहाइमर फिल्म देखी? बहुत बढ़िया, रोहित कुमार कुशवाहा, उसने जो कमेंट अभी किया बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है। तुम लोगों की चर्चा चली थी चीन विकसित कैसे है, इसमें गांधी नहीं पढ़ाएंगे बेटा, गांधी अलग से नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उसी सारी बातचीत के बीच में। तो ये रोहित की बात इंपॉर्टेंट है, अभी उस पर आएंगे हम लोग, ठीक है। परमाणु शस्त्रों का विरोध, दुनिया ने पहली बार इतने विनाशकारी बम देखे। तुम लोग कल्पना नहीं कर सकते हो बेटा कि जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिरा उसके कितनी दारुण दास्तानें हैं, मतलब दारुण से मतलब आपका कलेजा फट जाए। मतलब उन्होंने, जापान ने क्या किया कि परमाणु बम की मेमोरी को बहुत सहेज के रख लिया और पूरी दुनिया को कहा कि हम भी इस युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे, हम युद्ध के अंदर थे, लेकिन भाई ये परमाणु बम जो है ये बड़ी बुरी चीज है, इसने हमने इसको अनुभव किया। तो वहां पर ऐसी ऐसी कहानियां है ना कि ऐसी जगहों को उन्होंने प्रिजर्व किया कि सीढ़ी के ऊपर खाल चिपकी हुई है, माँ और बेटे दोनों की, माँ भाग रही है, ठीक है, माँ भाग रही है सीढ़ियों की तरफ और माँ और बेटे दोनों जो है सीढ़ियों पर चिपक गए, कुछ बचा ही नहीं, खाली खाल खाल अवशेष बचा है, धाड़ से फटा। और हिरोशिमा नागासाकी के बाद होड़ लग जाएगी परमाणु बम बनाने की। अभी क्या हुआ? आखिरकार तो यही हुआ ना कि हमने एयर स्ट्राइक्स किए पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए हमारे ऊपर। हमारी कुछ एयर स्ट्राइक्स उनके जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वहां पर गिरी। और ये पूरा एक इंटरनेशनल मैनुअल है कि एक दूसरे के परमाणुविक ठिकानों पर हम हमले नहीं करेंगे। हर 1 जनवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच एक लिस्ट शेयर होती है कि भाई हमारे हथियार यहां रखें, आपके हथियार यहां रखें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि यहां पर हमला नहीं होना चाहिए। तो वहां किसी एक साइड के ऊपर रेडिएशन की खबर आई और उसके बाद से अमेरिका तक ये बात पहुंची और अमेरिका उसमें दादा बन गया, गुंडा बन गया कि भैया बंद करो, ये करो, वो करो, न्यूक्लियर वेपन्स जो है दोनों के पास में है, ऐसा ना हो कि दोनों के दोनों, ठीक है, आपस में लड़ जाए। बिल्कुल। तो भाई जैसा तमन्ना ने लिखा कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया, तो हम क्या कर रहे हैं? हम युद्ध का भी विरोध कर रहे हैं, परमाणु शस्त्रों का भी विरोध कर रहे हैं, ये सब बनने लग गया, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ में हमने ये भी कहा कि चूंकि राष्ट्रवाद एक नई शक्ति है, अंग्रेजों के खिलाफ जब हम लड़े तो हम राष्ट्र बनकर लड़े, तो राष्ट्रवादी जितने भी आंदोलन दुनिया में चल रहे हैं, जहां पे लोग, जहां पर जनता अपने देश की मांग कर रही है और कोई यूरोपीय देश वहां पर कब्जा जमाए बैठा है, तो वहां पर हम वहां की जनता के स्वतंत्रता की आकांक्षा का समर्थन करेंगे कि अगर जनता जो है लड़ाई लड़ रही है, हम जनता के साथ खड़े होंगे। ये था स्वतंत्रता संग्राम, जितने भी थे स्वतंत्रता संग्राम व राष्ट्रवादी आंदोलनों का समर्थन, ठीक है। ये सब कैसे होगा? इसलिए नेहरू खासतौर पर, और नेहरू के साथ साथ अन्य नेता ये मानते थे कि जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनको मजबूत होना चाहिए, ठीक है। वो बेटा क्या हो रहा है कि डेली क्लास नोट्स जो है ना मेरे, ये मैंने खुद भी देखा है, मैंने ये बात कही है
कि आप जो है इसको रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि इस क्लास में जैसे मैं पढ़ा रहा हूं थोड़ा सीक्वेंस इधर उधर है, लेकिन मैनेज हो जाएगा। अगर तुम पढ़ोगे तो लगभग बातें वही हैं। जब पूरा मिल जाएगा, 5 क्लास है खाली और ज्यादा तो है नहीं, सब मिल जाएगा तो सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रवादी आंदोलनों का समर्थन तो करना ही करना है। और साथ ही साथ में जो मैंने अभी कहा कि भारत के भीतर यह समझ है कि जब तक अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं मजबूत नहीं होंगी तब तक झगड़े होते रहेंगे, देशों के बीच में झगड़े होते रहेंगे। जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे ना, तब पूरी पिक्चर आ जाएगी। कोई किसी की मान ही नहीं रहा, कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां पर बैठ के विवादों को सुलझाया जा सके। जहां भी देखो वहां पर यूरोप के कुछ देश पंच बन के बैठ जाते हैं। पंच का मतलब है कि जज बन के बैठ जाते हैं, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो वैसा करो। और यूरोप के देश कौन है? ब्रिटेन को तो हमने देखा ही अपने देश में, मॉडर्न इंडिया पढ़ते हुए। ठीक है, कि क्या हो रहा था वहां? हर जगह पर औपनिवेशिक शक्तियां, यूरोपीय शक्तियां और बाद में अमेरिका अपने हितों को बचाने में लगे रहे, चाहे किसी भी देश का, किसी भी जनता का कितना नुकसान क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में विश्वास। अब देखो, इतनी चीजें हमारे स्वाधीनता संग्राम से निकल के आ गई, इतनी समझ हमारी बनी हुई है कि हमें ये चीजें हैं जिस पर हमारा ये व्यू पॉइंट है, स्टैंड पॉइंट है। और इसके बीच में हम देख लेते हैं कि वैश्विक परिस्थितियां क्या है। आपने खूब इसको सुना भी होगा। ठीक है, खास तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यहां क्या हो रहा है? पूरी दुनिया में शीत युद्ध चलने लगा, शीत युद्ध की शुरुआत हो गई है। ठीक, शीत युद्ध, शीत युद्ध यानी ठंडा युद्ध। युद्ध है लेकिन ठंडा है, मतलब हथियार नहीं चल रहा है, यहां गोली बारूद नहीं चल रहा है, इस वजह से गर्मी नहीं पैदा हुई है, लेकिन युद्ध चल रहा है, शीत युद्ध है। एक तरीके से ये माने कि द्वितीय विश्व युद्ध, एक सवाल आपको कभी भी ये पूछा जा सकता है कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में माना जाता है कि युद्ध कभी खत्म ही नहीं हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो दरअसल समाप्त नहीं हुआ था, वो युद्ध विराम था और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। वैसे ही सवाल हो सकता है कि क्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी जो युद्ध है कभी समाप्त नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि शीत युद्ध चल रहा है। और आज अभी जब आप देखेंगे ना, मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको थ्रेट्स देता जाऊंगा इस बैकग्राउंड के साथ। रूस और यूक्रेन में क्या हो रहा है? रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है वो दरअसल शीत युद्ध का ही एक तरीके से एक्सटेंशन है। किसी जमाने में रूस को समुद्र तक एक्सेस यूरोप की ओर चाहिए और उसके लिए यूक्रेन उसका हिस्सा हुआ करता था। यूक्रेन स्वतंत्र हो गया, पश्चिमी यूरोप और नेटो के देश अमेरिका की शह पर यूक्रेन को अपनी तरफ मिला लेते हैं। यूक्रेन हो जाता है रूस का विरोधी, और जब अमेरिका की दखलंदाजी बढ़ने लग जाएगी यूक्रेन के अंदर, तो रूस जो है उसके लिए आक्रामक होता चला जाएगा। तो शीत युद्ध कभी खत्म ही नहीं हुआ। जब आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हो तो फिर जो है मसला बन जाता है। अच्छा, स्पीक स्लोली, मतलब मैं धीरे बोलूं या धीरे धीरे बोलूं? रोहित ये बताओ मेरे। रजत, मतलब मैं कह रहा हूं मैं धीरे बोलूं, मतलब ये हमारी जो आवाज है तुमको तेज मिल रही है, या मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं तो थोड़ा धीरे धीरे बोलो? कोई नहीं। परमेश देख लो बेटा, तुम एग्जाम्स दे लो अपने। ठीक है, चलो रिकॉर्डेड देख लो, कोई नहीं, आराम से। तो मैंने क्या कहा, तुमको एक्सटेंशन खोल ले, मेन एग्जामिनेशन के लिए दिमाग चलाने लग जाओ। ये मत सोचना कि अरे कहीं किसी ने पढ़ाया नहीं है, या मैंने इस तरीके से तो अभी तक सोचा नहीं था, हो सकता है एग्जाम में आ जाए दिमाग में, या प्रैक्टिस में जब आ जाए तो तुम तुरंत उसको जोड़ोगे कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध तो एक जो है दीर्घकालिक युद्ध विराम है और आज तक चल रहा है। ठीक है ना? अच्छा, जल्दी बोल रहे हो, ठीक। तो ये क्या हुआ, इजराइल और ईरान के बीच का जो संघर्ष है वो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का संघर्ष है। किस तरीके से जो ब्रिटेन है वो फिलिस्तीन के कुछ इलाकों पर कब्जा करता है और कहता है कि यहूदियों का होमलैंड बनेगा, यहूदियों का होमलैंड, और यहूदियों को वहां बसाया जाता है, और यहूदियों का वो होमलैंड है, उनका जो पवित्र स्थल है वो वहीं पर स्थित है, जेरूसलम। तो उसी इलाके से सारे के सारे जो यहूदी थे वो ब्रिटेन के द्वारा जो ये अरबों के बीच में एक यहूदी ने देश बनाया गया, उसमें आकर सब इकट्ठे हो गए। फलस्तीनी क्या करेंगे, एकदम कौड़ी के मोल अपनी जमीनें बेच देंगे, क्योंकि यहूदियों के पास पैसा बहुत था, एक जमाने में खूब जमीनें बेची। धीरे धीरे हुआ क्या कि अपनी जमीन पर फिलिस्तीनी अल्पसंख्यक हो गए, जब अल्पसंख्यक हो गए तब फिर वहां फिलिस्तीन ने इजराइल से लड़ना भी शुरू किया। तो क्या है, इसकी भी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में छुपी हुई। तो ये चल रहा है शीत युद्ध, और शीत युद्ध में ये सब आराम से हम लोग खूब इत्मीनान से पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि मैं तुमको कनेक्ट करना सिखा रहा हूं कि कैसे आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, कि एक तरफ है यूएसए और एक तरफ है यूएसएसआर। ये दोनों जो है दो वॉर ब्लॉक बन गए हैं, वॉर ब्लॉक। ठीक है, बड़ी कठिन कहानी है इनकी, यूएसए और यूएसएसआर की, कि एक तरफ ये युद्ध, ठीक है, क्या कहेंगे वॉर ब्लॉक को, क्या कहेंगे, युद्ध के खेमे बन गए। ठीक है, युद्ध के खेमे हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों युद्ध के खेमे। दूसरी तरफ क्या है, अमेरिका पूंजीवाद का और यूएसएसआर समाजवाद का। ठीक है, केंद्र बन गया। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देश पूंजीवादी हो जाएं। जब वो पूंजीवादी हो जाएंगे तो क्या होगा, वो अमेरिका के पक्ष में रहेंगे। और सोवियत संघ चाहता है कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा जो देश है वो समाजवादी हो जाए और उसके खेमे में रहे। और इसकी वजह से इन्होंने पूरी दुनिया को बांट लिया, पूरी दुनिया का विभाजन करना चाहते हैं अमेरिका और सोवियत संघ। इसने बना दिया
नेटो, ठीक है, और इसने बना दिया वर्सा। ये दो इस तरीके के युद्धक खेमे बन गए, सबने अपनी अपनी सेना इकट्ठा करनी। तो ये पूरी दुनिया बटी हुई है। अब इस दुनिया के बीच में एक देश पैदा हुआ, ठीक है, एक देश पैदा हुआ। वो देश कौन है? भारत। बहुत सारे देश पैदा हुए, हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अब भारत को क्या करना है? शीत युद्ध से विभाजित समाज में अपनी जगह तलाशनी है, ठीक है। भारत के सामने चुनौती क्या है? भारत के सामने चुनौती क्या है? शीत युद्ध। ये तुमको मैं यहां लिख दूं 1945 के बाद, लेकिन 1945 से 1947 से ही शुरुआत इसकी मान ली जाती है। 45-47 के बाद, 45 में विश्व युद्ध खत्म हुआ, शुरुआत होने लगी 47 में कुछ ऐसा होगा जिससे औपचारिक रूप से शीत युद्ध की शुरुआत मान ली जाएगी। और यही वो समय है जब भारत स्वतंत्र हो रहा है। तो भारत के सामने चुनौती क्या है? शीत युद्ध कालीन, ठीक है, शीत युद्ध कालीन विश्व में अपनी स्थिति सुनिश्चित करना। अब देखो, ब्रिटेन और अमेरिका चाहते हैं कि भारत कुछ भी हो जाए हमारे साथ आ जाए, और भारत ऐसा करने को तैयार नहीं है। भारत शीत युद्ध, ठीक है, शीत युद्ध के दौरान भारत किसी भी खेमे में जाने को तैयार नहीं। पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में जाने को तैयार है। इसलिए तुम देखना, इस पूरी पृष्ठभूमि में क्या है? अमेरिका हमेशा भारत को धोखा देता है। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? यही पृष्ठभूमि, ठीक है, इसको भी लिख देता हूं, ठीक है। भारत दोनों खेमों में किसी के साथ भी जाने को तैयार नहीं है, ठीक है। एक तो तुमको ये बात ध्यान रखनी है, जो एकदम कुंजी है इस पूरी भारत पाकिस्तान और ये विश्व की स्थिति, जो विश्व का दखल है हमारे इलाके में, उसको समझने की। दोनों खेमों में से किसी के साथ भी भारत जाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान यूएसए का करीबी सहयोगी बना। कहते ना कि पाकिस्तान तो अमेरिका का पिट्ठू बन गया, और जब पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू बन गया तो हमेशा से भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर अमेरिका कहां से दखल करेगा? अमेरिका दखल करेगा पाकिस्तान के थ्रू, ठीक है। आप इसका ध्यान रखिएगा। यहां हम लोगों ने बात क्या की कि शेष विश्व के साथ हमारे संबंध क्या होंगे और पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध क्या होंगे, यही बात की ना। लेकिन एक समय पर क्या होता है कि शेष विश्व के साथ हमारे संबंध, यानी शीत युद्ध के समय में भारत की स्थिति जो है क्या रहेगी, ये इस पर निर्भर हो जाता है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ अमेरिका और सोवियत संघ की नीति क्या रहेगी, ठीक है ना। ये बड़ा ध्यान देना, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो भारत को अपनी स्थिति को सुनिश्चित करना है। भारत दोनों में से किसी देश के साथ, किसी खेमे के साथ जाने को तैयार नहीं। तो भारत क्या करता है कि विदेश नीति में एक संतुलन बनाता है। एक संतुलन, संतुलन जानते हो क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि दो तुम्हारे ऐसे लोग हैं जिनसे तुम्हारे संबंध है। संबंध से मतलब है कि फायदा भी हो सकता है, उसको नफा नुकसान में भी तुमको उनकी जरूरत है, और दोनों के बीच में झगड़ा है। तो तुम क्या करते हो? तुम यही तो कहते हो, ठीक है, तुम यही तो कहते हो कि भैया ना हम तुम्हारे साथ है ना तुम्हारे साथ, हमारी अपनी पोजीशन है, हम तुम्हारे साथ भी रहेंगे, हम तुम्हारे साथ भी रहेंगे, ठीक है, हम दोनों के साथ नहीं है, ये समझ लो। तो वही भारत ने किया, और भारत ने एक नीति बनाई, वो गुट निरपेक्षता की नीति है, ठीक है, गुट निरपेक्षता की नीति। और ये गुट निरपेक्षता की नीति अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण नीति है। क्यों? कि अगर तुम ये सोचो कि जो नए नए स्वतंत्र हुए देश हैं, ये अगर शीत युद्ध में शामिल हो जाते तो क्या होता? मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत हाई करना पड़ता, यानी सेना पे बहुत खर्च करना पड़ता, युद्ध लड़ने पड़ते। और युद्धों में अगर आप उलझ जाएंगे, युद्धों में आप अगर उलझ जाएंगे तो क्या होगा? आपका जो आंतरिक विकास है वो रुक जाएगा। अभी हम सबने ऑपरेशन सिंदूर के समय खूब देखा इंडिया का डिफेंस सिस्टम, हाँ, कि कैसे हमने लगभग उनकी जो है ना 100% इंटरसेप्शंस किए हैं, पाकिस्तान को अटैक ही नहीं करने दिया। बहुत कम जगहों पर जो है पाकिस्तान के जो ड्रोन है या मिसाइल अटैक्स जो है वो हिट कर पाए, वो इक्का दुक्का जगहों पर। तो कुल मिला के इंटरसेप्शंस बहुत हुए, और हमने खूब देखा हवा में आतिशबाजी चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है। तुमने दीपावली में कभी किसी को देखा है जिसके पास बहुत पैसे हों वो बहुत भयंकर पटाखे चलाता है? मतलब लगा देगा कि वो जो है 5000 मिर्चियों की झड़ी लगा दी उसने, एक तरफ से दग रहा आधा घंटा तक चल रहा है, और या वो मल्टी स्तर इतना बड़ा डिब्बा रख दिया, धूमधाम धूमधाम धम 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 चल रहा है भाई, घंटों घंटों, ठीक, लाखों रुपया फूक जाता है उसमें। तो जो अमीर देश हैं, अमीर लोग हैं, वो आतिशबाजी पे बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, और हमारे जैसे लोग ना, हम लोग इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते। तो भाई ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो है चटर पटर चलाएंगे, तो फुलझड़ी से शुरुआत करो, फुलझड़ी से मेहताब पे जाओ, फिर 2-4 अनार जला लो, फिर मिर्ची जला लो, ये कर लो। उसके बाद कह दो कि भाई देखो हम एंटी पोल्यूशन है, हम ज्यादा प्रदूषण नहीं करना चाहते, फिर हम हमारी पैसा खर्च करने की क्षमता कम है। ये जो आतिशबाजी चल रही है ना, पैसा चाहिए इसके लिए। युद्ध अर्थव्यवस्था है, वॉर इज एन इकोनॉमी। ये कहा जाता है दुनिया में कि अगर हम पैदा होते ही एक देश के रूप में युद्ध में चले जाते तो हम कैसे सस्टेन करते, अपना विकास कैसे करते। हम लोगों ने देखा ना कि कितने मोर्चों पे काम करना है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, औसत आयु है, शिशु मृत्यु दर है, ठीक है ना, और भूखमरी है, अकाल से होने वाली मौतें हैं। 43 में इतनी बड़ी मौतें हुई, इतनी ज्यादा, 30 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर गए, इतनी ज्यादा चुनौतियां हैं, ठीक है। नेटो यूएसएसआर वर्षा वाला प्रीति बेटा, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री आ रहे हैं हम लोग, वहीं समझेंगे बढ़िया से,
ठीक है ना। तो यहां पर युद्ध अर्थव्यवस्था है, तो भारत ने क्या किया कि गुट निरपेक्षता की नीति से युद्ध से बच गया। ठीक है, नवजात राष्ट्र, नवजात शिशु सुना होगा तुम लोगों ने, नवजात शिशु है ना, नया नया पैदा हुआ बच्चा, वैसे ही नवजात राष्ट्र होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत एक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र हुआ है, अभी भी पैदा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 2014 में आजाद हुआ है, एक हमारी एक्ट्रेस है, ठीक है, जो सांसद बनी, उन्होंने कहा नहीं 14 में आजाद हुआ, नहीं 47 में आजाद हुआ। अभी भी तिरंगा जो है हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ही फहराते हैं। तो नवजात राष्ट्र है, नया नया पैदा हुआ राष्ट्र, इसको युद्धों से बचाना है। ठीक है, इसे युद्ध से बचाना है, और युद्ध से बचाने का मतलब है युद्ध के खर्चे से बचाना है। ठीक है, ठीक है, युद्ध व्यय से बचाना। दूसरी, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की स्थापना भी करनी है, हम किसी के गुलाम ना बने। भारत की दुनिया में बड़ी इज्जत है, और जैसा कहा ना, तमन्ना ने लिखा, बाकी कुछ बच्चों ने भी लिखा कि हमारी जो है, ठीक है, हमारी दीदी, हाँ ठीक, तो हमने, भारत ने दुनिया को एक संदेश दिया। ठीक है ना, दुनिया को एक संदेश ये दिया कि भारत एक नई तरीके की फिलॉसफी है, नई तरीके का दर्शन है, अलग तरीके का दर्शन है। भाई हमारे पास जो है ना धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा है, बहुत ही प्राचीन काल से बहुत ही समृद्ध धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा है, अहिंसा है। ठीक है ना, जैनिज्म बुद्धिज्म से निकल के आई, और फिर किस तरीके से गांधी ने आधुनिक काल में अहिंसा को आधुनिक राजनीति में प्रतिस्थापित कर दिया। और गांधी एक ऐसी ताकत है जिनको पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है। अभी तुम कहीं चले जाओ, अभी भी आज के समय में भी, तो गांधी इज लैंड कहा जाता है। ठीक है, गांधी का देश है ये। मैं छोटी सी तुमको कहानी सुना दूं। एक बहुत बड़े प्रोफेसर है, एक बार एक बहुत छोटे से देश में गए, यूरोप के, बिल्कुल आशीष, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा दर्शन है। आर्मेनिया एक छोटा सा देश है, तो वो आर्मेनिया गए। आर्मेनिया के अंदर जब वो फ्लाइट से उतरे एयरपोर्ट से, तो एक टैक्सी वाला मिला जो आर्मेनियन था। तो जब आप विदेश में जाते हैं तो भारत और पाकिस्तान वाले पहचान में नहीं आते। ठीक है प्रिया, इसको बताओ बेटा, पर रशिया यूक्रेन तो नहीं हुआ पीछे, एक बार बताना बेटा। तो क्या हुआ कि उसको ड्राइवर ने कहा कि आप कहां से आए हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता भारत से आए, पाकिस्तान से आए या बांग्लादेश से आए, देखने सुनने में तो एक ही जैसे लोग हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा कि इंडिया से। तो वो जो ड्राइवर है वहां का, वो पलट के बड़े सम्मान से नमस्ते करता है उनको, और कहता है कि अच्छा सर, गांधी के देश से। ठीक है, टूटी फूटी इंग्लिश में वो बात कर रहा था, गांधी के देश से। तो उन्होंने कहा तुम गांधी को जानते हो? उसने कहा पूरा आर्मेनिया गांधी को जानता है। उन्होंने कहा कि कैसे जानता है? तो उसने बताया कि जैसे हमारे राष्ट्रकवि कहे जाते हैं, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, वैसे ही आर्मेनिया के एक राष्ट्रकवि है, उनका नाम है चेरेंस। तो उसने कहा हमारे एक राष्ट्रकवि है चेरेंस, उनकी जो किताब है, उस किताब को उन्होंने गांधी जी को ही समर्पित किया है, और ये लिखा है कि हे मतलब भारत के राष्ट्रपिता, तुम में जैसा साहस था, आत्मबल था, वैसा साहस और आत्मबल हम आर्मेनिया के लोगों को भी मिले। ये प्रार्थना है चेरेंस की। दुनिया में भैया बहुत बहुत ज्यादा सम्मान गांधी के नाम से। तो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति बने, तो स्वतंत्र विदेश नीति बनेगी तो उसके कुछ ना कुछ स्वतंत्र आधार भी होंगे। ठीक है, स्वतंत्र आधार होंगे। मैं बहुत टेक्निकल नहीं जा रहा हूं, क्योंकि जब नोट्स वगैरह मिलते हैं तो आपको सब ये बांडुंग में सम्मेलन हुआ, ये सम्मेलन, वो सम्मेलन, ठीक है, बेलग्रेड में सम्मेलन, पहला सम्मेलन, दूसरा सम्मेलन, वो कहानियां कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल है, वो आप सब जानते हैं। तो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये तुम्हारे अभी एस्से में भी उठ सकता है, ये मान के चलो, ये तुम्हारे निबंध में भी ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो सकता है। क्योंकि अभी जो दुनिया की स्थिति है, एक तरफ एक कॉन्फ्लिक्ट रशिया और यूक्रेन का चल ही रहा था, दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ यहां पर गजा में जिस तरीके की बमबारी हुई, फलस्तीन और इजराइल के बीच में लड़ाई चली रही थी। थोड़े दिन पहले तक जो है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही थी, और अभी जो है ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई हो गई, जिसमें अमेरिका भी कूदा। भाई ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है कि बहुत जल्दी उसको बुद्धि आ गई हमारे ट्रंप चाचा को, कि ना भाई ये जो है ना, ये पड़ी लकड़ी नहीं उठानी, जिसको कहते हैं ना कि भैया ये गलत बयाना हो जाएगा, नहीं कूदना चाहिए, तो निकल गया बाहर, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, और फिर तीसरा कॉन्फ्लिक्ट हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बना। तो दुनिया ऐसा लगता है कि बारूद के ढेर पर है, इसलिए तुम्हारे लिए ये सवाल निबंध और मेंस के दृष्टिकोण से विश्लेषण बहुत जरूरी है। ठीक है ना, बहुत ही जरूरी। बिल्कुल, आतंकवाद पर भी। अरे आशीष के गांव में बाढ़ आ गई, कई सारे गांव ऐसे होते हैं ना, एकदम रेन ब्लॉक हो जाता है वहां पर, भयानक। तुम लोग अपना खाने पीने का, दवाई का इंतजाम रखना, और जहां बाढ़ आती है वहां सांपों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये सारे जानवर जो है वो सूखे में आने की कोशिश करते हैं, तो उससे बहुत बचना। ठीक, तो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, तो स्वतंत्र विदेश नीति के कुछ वैचारिक आधार होंगे। विदेश नीति के वैचारिक आधार, भाई हर चीज का कोई ना कोई आधार होना चाहिए, तो यहां पर विदेश नीति का भी एक वैचारिक आधार बनाना है। और वो जो वैचारिक आधार है वो हमारे गुट निरपेक्षता को एक तरीके से परिभाषित करता है। गुट निरपेक्षता को परिभाषित कौन करता है? पंचशील। पंचशील, 5 शील हैं, 5 ऐसी जो है हमारी कहें कि मूल स्थापनाएं, प्रस्थापनाएं हैं, जो कि पंचशील को हमारी विदेश नीति का मूल आधार बना देती हैं। ठीक है ना, मूल आधार बना देते हैं। मूल रूप से यह समझौता हुआ 1954 में भारत और चीन के बीच, और थोड़े समय के बाद में, 8 साल के बाद में, चीन ने पंचशील को धोखा दिया, हमारा पीठ पे हमारे छुरा धाड़ से। ठीक है,
दाढ़ से। तो अभी क्या है, इसके बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे 5 मूल जो सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत है, उन्हीं को मिलाकर के पंचशील कहा जाता है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ठीक है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, कि भाई हम सबके सब एक साथ इस धरती पर रह रहे हैं और हम रहते रहते एक दूसरे के अस्तित्व को शांतिपूर्ण ढंग से स्वीकार करें। ये जीवन का दर्शन है, ये जीवन का दर्शन। हम लोगों की जिंदगी में सारा एंजाइटी और डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि एक दूसरे से झरसने की प्रवृत्ति है, एक दूसरे से जलने की, कुढ़ने की, कंपटीशन करने की प्रवृत्ति है। ये कहते हैं ना, यू आर योर बेस्ट कॉम्पिटिटर, आप अपने ही कॉम्पिटिटर हैं। अगर आप अपने से ही मुकाबला करते रहते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हैं, जब आप दूसरों से मुकाबला करने लग जाते हैं तो आप चौपट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा शांतिपूर्ण अस्तित्व का सिद्धांत है कि इतने सारे देश एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहें और एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें, एक दूसरे की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें, ठीक है। तो ये दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण मूल सिद्धांत बन गया कि संप्रभुता रहेगी, यानी कि हम आपके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, और आपकी क्षेत्रीय अखंडता यानी आपके किसी इलाके पर हम कोई कब्जा वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद जो है, अगर हमने ये दो सिद्धांत मान लिए, स्वीकार कर लिए, तो निश्चित रूप से आप जो है क्या करेंगे, अहस्तक्षेप की नीति बनाएंगे, ठीक है, अहस्तक्षेप की नीति, ठीक है ना। वो सिद्धांत वगैरह टेक्निकल टर्म्स में बार बार कह रहा हूं कि वो सब तुम लोग जानते हो, मैं कुछ तुमको और बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमें जो है थोड़ा सा अलग तरीके से इसको समझना है। अहस्तक्षेप के साथ साथ अनाक्रमण, यानी हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, अनाक्रमण की नीति, हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। और इसीलिए देखो, भारत जो है ना, उसने हमेशा कहा कि हम प्रथम आक्रमण नहीं करेंगे, यानी पहला आक्रमण हमारी ओर से नहीं होगा, हम हमेशा, ठीक है ना, हम हमेशा जवाब देंगे, आत्मरक्षा में जवाब देंगे, ठीक है, आत्मरक्षा का जो है वो करेंगे। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति के साथ साथ क्या हुआ, पारस्परिक लाभ और समानता के आधार पर संबंध, ठीक है, पारस्परिक लाभ, पारस्परिक लाभ व समानता। हम ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे दोनों को लाभ हो, ऐसा ना हो कि हम अपने कोई फायदे की नीति किसी दूसरे देश पर थोप दें। तो ये भारत की विदेश नीति का एक तरीके से सत्व था। सत्व क्या होता, जैसे तुलसी के पत्ते लिए और तुलसी के पत्तों को कूच दिया और उनको निचोड़ के उस पर 2 बूंद जो है, 5 पत्तों से 4 बूंद 6 बूंद जो है हमने सत्व निकाल लिया। तो हमारी विदेश नीति का ये सत्व था, ये हमारा भाव था। और ये भाव किसके साथ था, ये हमने देखा कि ये भारत और चीन के बीच में ये सहमति है, ठीक है, भारत एवं चीन, ठीक है, 1954। मुश्किल किस बात की है कि हमारा भाव एक तरफ, लेकिन हमारा चाव चाव यानी चाइना एक तरफ, ये आ गया हमारा देश, ठीक। यहां पर ठीक है, यहां पर दो जो हमने कहा ना, इसके औपनिवेशिक विवाद है। इसको पूरा ना खींचे, को ऊपर का खींच देते हैं ताकि समझ में आए। ठीक, अब देखो, एक इलाका है, ये इलाका कहलाता है अक्साई चिन, ठीक है, इसको हम लोग जानते ही हैं POK। और एक इलाका जो है अरुणाचल प्रदेश का है, जिसको कहते थे नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, नेफा, ठीक है, नेफा या नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। तो हमारे साथ जो सीमा का विवाद हुआ, वो सीमा का विवाद हुआ 2 रेखाओं की वजह से। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा है वो रेडक्लिफ रेखा है। कैसे रेडक्लिफ आए, उन्होंने रेखा खींच दी। और भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है, कि दोनों के सीमाओं को परिभाषित करने का जो काम किया वो अंग्रेजों ने किया। यानी भारत, चीन, पाकिस्तान के बीच औपनिवेशिक सीमा विवाद की पृष्ठभूमि है, सीमा विवाद की पृष्ठभूमि है। और उसके बाद क्या हो गया कि बाकी मामले तो निपट गए, लेकिन रियासतों का एक मामला नहीं निपटा, और वो था कश्मीर, ठीक है, कश्मीर। कि कश्मीर का वो विवाद बन गया, जहां से पूरा जो है ना कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान इस वजह से इतना उपद्रव कर पाया क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि कश्मीर विवादित रहे, और दूसरी तरफ चीन चाहता है कि चीन जो है ये चीन को और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच का इलाका ज्यादा से ज्यादा घेरना चाहता था। अक्साई चिन पर हमला करने का केवल एक उद्देश्य था कि हम पाकिस्तान से अपने आप को जोड़ लें। ये जियोपॉलिटिक्स है बेटा, बिल्कुल, कि इसको जोड़ लें। औपनिवेशिक सीमा विवाद
एक तरफ तुम पंचशील कह रहे हो, नेहरू ये चाहते हैं कि हम युद्धों में ना जाए, और तुम ये चाहते हो कि बेटा हम जो है ना पाकिस्तान के करीब पहुंच जाए, और वही हुआ है। अब जब तुम लोग करंट अफेयर से जोड़ के देखते हो, ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट में जब तुम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो तुमको केवल और केवल एक बात ध्यान रखनी है कि चीन ने ग्वादर एयरपोर्ट तक, कराची के ठीक पास में एक एयरपोर्ट से लेकर के और एक जो है ना पूरे एक व्यापारिक रूट की स्थापना में बहुत रिसोर्सेज लगा दिए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर का एक इलाका है जो पाकिस्तान ने अनैतिक और इलीगली, ठीक है ना, क्या कहेंगे इलीगल को यार, गैर कानूनी तरीके से चीन को दे दिया। तो वो पट्टी बना रहा है, उसने पट्टी बना ली सड़कें, और यहां पीओके तक जाकर के अपना विस्तार करेगा और वहां से लाएगा ग्वादर तक। ये जियोपॉलिटिक्स है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि दो दुश्मनों को एक दूसरे के करीब ना आने दिया जाए। हमारी अभी हाल फिलहाल की विदेश नीति की एक सीमा रही है कि हमने अपने सभी पड़ोसियों को बराबर नाराज किया है। हमने बांग्लादेश को नाराज किया, हमने नेपाल को नाराज कर दिया, हमने चीन को तो नाराज किया ही किया, ठीक है, हमने पाकिस्तान को भी नाराज कर दिया। और फायदा कौन उठा ले गया? चाइना। ये कहा जाता है ना कि सीज फायर के बाद, सीज फायर, आईएमएफ के अंदर फंडिंग मिला पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कितना बड़ा फंडिंग मिल गया, और उसके बाद चाइना उसको टेक्नोलॉजी दे रहा है, उसको रडार सिस्टम दे रहा है, उसको इंटरसेप्टर्स दे रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरा बिल्कुल सोनाली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, रोहित, तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का खेला है ये सारा का सारा, जो अभी भी चल रहा था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कहां से निकली, पूरी औपनिवेशिक पृष्ठभूमि, उस औपनिवेशिक पृष्ठभूमि के बीच में हम अपने पड़ोसियों से निपट रहे हैं, ठीक है ना, हमारा संघर्ष उनके साथ चल रहा है। और यहां पर एक चीज हमें देखनी है कि हमने दुनिया के अन्य युद्धों में भाग नहीं लिया, अपने आप को बहुत बचा के रखा। युद्ध हम पर थोपे गए, युद्ध हम पर थोपे गए, और युद्ध जो थोपे गए वो कौन? 1947 सितंबर में अटैक, जब कश्मीर का विलय होता है, ठीक है ना, जब कश्मीर का भारत में विलय होता है। उसके बाद 1962 चीन, जैसे चीन से छुट्टी मिली 1965 पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद 1971, ठीक, 1971 के बाद एक युद्ध बड़ा इंटरेस्टिंग है 1969 का, और 1969 का छोटी सी एक झड़प है, और उस झड़प में भारत ने चीन को पटक पटक के मारा। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर है, पटक पटक के मारा, उसकी बात नहीं होती है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, फिर हुआ क्या यार, क्या कह रहे हो भूत अंकल, तो पुरानी बात हो गई ना बेटा, अभी लिखा तुमने, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। 1971 के बाद, 71 में बांग्लादेश बन गया। उसके बाद 1999 करगिल, ठीक है, करगिल का वॉर। तो करगिल तक हम अगर देखें तो हम बार बार 47 में, 62 में, 65 में, 71 में, 99 में हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ युद्ध करने पड़े हैं। और ये जो युद्ध है भारत ने इनमें से किसी में भी प्रथम आक्रमण नहीं किया, यानी पहले आक्रमण नहीं किया है, कभी भी प्रथम आक्रमण नहीं, आत्म रक्षार्थ किया, ठीक है। 71 का युद्ध इसका अपवाद है। 71 में हमने जो है जो बांग्लादेश के अंदर दखल दिया, वो एक बड़ी जबरदस्त हमारी जो है समझ थी कि बांग्लादेश एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान, यानी यहां पूर्वी पाकिस्तान, यहां पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में भाषा को लेकर के विवाद बना, और धीरे धीरे वो बांग्ला जो भाषा था उसके खिलाफ एक आंदोलन बन गया। जमाते इस्लामी, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार वहां जुल्म कर रही थी। हमने कहा कि हम बांग्लादेश के लोगों की रक्षा करेंगे, जबरदस्त रक्षा की भाई, जबरदस्त। बांग्लादेश को हमने चट से अपना बना दिया। दो तरफ से पाकिस्तान हमको घेर के बैठा था, हमने जो है वो पूरा, जैसे भीम ने जरासंध की जांघें चीर दी थी ना, इसे बीच से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, हमने क्या किया कि जियोपॉलिटिकल एज ले लिया। बांग्लादेश हमारा करीबी सहयोगी बन गया। शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है ना, छोटी छोटी कहानियां सुन लो, तुमको जियोपॉलिटिक्स का अंदाजा इससे हो जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के नायक बने, मुक्ति संग्राम के नायक बने, भारत के बेहद करीबी। पाकिस्तान बुरी तरीके से कट्टरपंथी देश, दुनिया में पाकिस्तान को कोई पसंद नहीं करता, ये समझ लो। क्यों पसंद नहीं करता? कट्टरपंथी है, भयंकर कट्टरपंथी। खाड़ी के देशों में, वहां के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने एक बार बातचीत में बताया कि खाड़ी के जो देश है सब मुसलमान है, सब इस्लामिक राष्ट्र हैं। खाड़ी के देशों में इधर से भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से एप्लीकेशंस जाती हैं, वहां भारतीयों की एप्लीकेशन अलग रख ली जाती है। जान तो कहे, क्योंकि भाई भारतीयों में से अगर हमें मिल जाए लोग तो ज्यादा बढ़िया, पाकिस्तानी कौन अपने आला है, ठीक है। छवि बन गई भाई, पाकिस्तान की युवा पीढ़ी जो है हो सकता है कि पिछली पीढ़ी से अच्छी हो, बेहतर हो, लेकिन फिर भी उनकी छवि बन गई। हमारी छवि क्या बनी? हम बड़े उदार लोग हैं, हम झगड़ा नहीं करते, हम आपस में मिलजुल कर रहना जानते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत चटरपटर ठीक है, हल्का फुल्का जो है आतिशबाजी हमारे हुआ करती है, लेकिन बावजूद इसके एक साथ रहना हमको मालूम है, इसलिए दुनिया में हमारी इज्जत है। तो गल्फ के देश पाकिस्तान को नहीं पसंद करता कोई। तो मुजीबुर रहमान का जो पूरा परिवार था वो भारत के बड़े करीब रहा। जब मुजीबुर रहमान की 1975 में हत्या कर दी पाकिस्तान परस्त लोगों ने, जमाते इस्लामी के लोगों ने, तो उनकी जो बेटी है वो उस समय भारत में पढ़ रही थी, ठीक है, भारत में पढ़ रही थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उनको इंदिरा गांधी ने प्रोटेक्ट किया। 14 लोग मार दिए गए थे मुजीबुर रहमान के परिवार के। इंदिरा ने उनको यहाँ मतलब सिक्योरिटी दी, यहाँ पर पाला पोसा तरीके से बड़ा किया, फिर वो बनी जाकर के बांग्लादेश की राष्ट्रपति, ठीक है। कौन? एक तो है बेगम खालिदा जिया और दूसरी कौन है? शेख हसीना वाजिद। शेख हसीना वाजिद मुजीबुर रहमान की बेटी। जो खालिदा जिया वो पाकिस्तान के करीब
और शेख हसीना वाजिद भारत के करीब। हर जगह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको ये सब खेल करना पड़ता है। तो क्या हुआ कि ये एक वो पृष्ठभूमि है कि हमने अपनी विदेश नीति बनाई और उस विदेश नीति में इस बात का खास ख्याल रखा कि हम किसी भी तरीके से दुनिया के किसी गुट का हिस्सा न बन जाए। तो भारत ने पंचशील के ये सिद्धांत, भले ही चीन ने धोखा दिया लेकिन हमने उसका पालन किया और पालन करते हुए आज भी हमारा सम्मान है दुनिया में। कह नहीं सकते ये पूरी की पूरी जो नीति है ये कही जाती है नेहरूवादी विदेश नीति। नेहरूवादी विदेश नीति। और ये नेहरूवादी विदेश नीति क्या थी कि पड़ोसियों से संघर्ष समाप्त कर किया जाए। ठीक है, पड़ोसियों से हमको संघर्ष ना करना पड़े। अरे भैया हमारा किसी दूसरे शहर में झगड़ा है तो कम से कम हम सोचेंगे ठीक है यार झगड़ा निपटाना है हमको तो हम जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गाड़ियां ले ली 2-4 और गए भाई वहां पर झगड़ा करके चले आए। 150 किलोमीटर दूर उसका घर था, है तुमको देख लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आ गए अपने घर चले आए वापस चुपचाप, लेट गए। महीना 1.5 महीना 2 महीना बाद फिर से जाएंगे, हो सकता है वही आ जाए लेकिन आएगा तो एक दिन आएगा ना, रोज रोज थोड़ा आएगा। लेकिन अगर पड़ोसी के संग झगड़ा है तो पड़ोसी क्या कर रहा है, चाय पीते पीते इसे तुम्हारी छत पे चाय डाल दी। ठीक है, चाय डाल दी और यहां पर झगड़ा शुरू हो गया। मम्मी देख के ए सुनो भैया उन्होंने फिर से चाय हमारी छत पे फेंकी, उनकी तरफ से चाय पड़ी हुई है, कुछ चिपचिपा सब जो लग रहा है, चीटी वीटी लग रहे हैं। रोज झगड़ा, किसी दिन नाली को लेकर झगड़ा, किसी दिन कचरे को लेकर झगड़ा, किसी दिन सामान फेंक दिया, हमारे बच्चों की बॉल तुम्हारे यहाँ चली गई नहीं देते हो। 1000 तरीके के झगड़े पड़ोसी के साथ। और हर समय पता चला जब सुबह सुबह उठे हो ऐसे पर्दा खोला अपने बालकनी में गए, देख रहे हो घूर रहा, सवेरे सवेरे दिमाग खराब हो गया। तो क्या पड़ोसियों के साथ संबंध ठीक रखना चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ, पड़ोसियों के साथ ठीक है सहयोग एवं मित्रता। ठीक है, सीमा विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा, ये 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, सहयोग एवं मित्रता और सीमा विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा। इसलिए नेहरू भले जो है 47 का युद्ध हुआ नेहरू जी के साथ में, ठीक है, अब दूसरा युद्ध कब हो रहा है 62 में चीन। तो नेहरू जी की सफलता, 47 वाला युद्ध बहुत छोटा युद्ध था, बहुत बड़ा युद्ध हुआ नहीं। कश्मीर के ही मोर्चे पर पाकिस्तान की सेनाओं का ज्यादा हमला हुआ लेकिन बाकी लंबा बड़ा युद्ध नहीं हुआ। 62 का एक युद्ध जो है भारत को लड़ना पड़ा अपनी आजादी के 15 साल के भीतर। 15 साल के भीतर हमने उन 15 सालों में, और 64 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई। डेनियल थॉर्नर दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जो नेहरू जी के कटु आलोचक थे। डेनियल थॉर्नर कहते थे कि नेहरू जी की अर्थव्यवस्था ठीक अर्थव्यवस्था नहीं है। ठीक है, क्या तुम लोग इंदिरा गांधी जी पर जो है लगे हुए हो? और इंदिरा गांधी जी की फैमिली भी आई है या अकेले ही आई होगी राहुल के लिए? ये सब क्या चल रहा है, इससे में प्रॉब्लम होती। देखो है क्या ना, हम लोग, तुम मुझे बताओ तुम लोग एक चीज कि कोई भी अभी तक की जो क्लास है, इस क्लास में कुछ ऐसा है जो तुमको पता ना हो? मैं नहीं कहता हूं सब मुझको पता, मैंने बताया। तुम्हारी मुश्किल को आसान करना है। ऐसे में तुम लोग ऐसा बताओ कि क्या कुछ ऐसा अभी तक इस कहानी में आया जो तुम लोगों को पता नहीं है? लिखो जरा, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारा कमेंट इसके ऊपर। पहले थोड़ा थोड़ा पता था, अब क्लियर हो गया? नो सर, हाँ ठीक है, 50-60% पता है, 70% पता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तुमको ये पता है, जब पढ़ाई के क्रम में आगे बढ़ोगे तो तुमको सब कुछ पता होगा। केवल और केवल क्या हो रहा है कि उसको नई तरीके से समझ रहे हैं हम लोग। एस्से के अंदर तुमको बस यही काम करना है कि जब तुम एस्से लिख रहे हो तो एस्से को, एक आर्गुमेंट को डेवलप करना होता है। अच्छा, नहीं पढ़ाएगा हरमीत? बहुत कुछ क्लियर हो गया, अनु कह रही है अमर। ठीक है, ये वाला मैंने विदेश नीति पर इसलिए कहा कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे ये सवाल आ सकता है तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर 26 में कुछ दे रहे हो तो। ठीक है, नहीं, एस्से लिखने की हिम्मत करो। एस्से लिखने की कला तुमको ना इन क्लासेस से ही आने वाली है। एस्से की भी तुम्हारी क्लासेस चलेंगी ही, स्किल्ड हो जाओगे, लेकिन इतिहास की पृष्ठभूमि को समझते हुए एस्से लिखो। एस्से पे एक छोटी सी चीज, पता नहीं तुम लोगों को मैंने बताई कि नहीं बताई, एक छोटी सी चीज सुन लो, एस्से पर बात चलिए। तो हरमीत को नहीं पढ़ाया गया, बहुत बढ़िया, कभी कभी जो है ना पढ़ो तो ज्यादा अच्छा। एक छोटी सी एस्से पर एक मेरा अपना जो है कहानी सुन लो कि मैंने जब सिविल सर्विसेज दिया तो मेरा अनुभव क्या था। मैंने तुमको बताया कि मैं बहुत बेमन सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था। ठीक है, बेमन इसलिए करता था क्योंकि मुझे प्रोफेसर बनना था, मुझे आईएएस बनना नहीं था। लेकिन मैं बता चुका हूं कि लोक लाज में यूपीएससी की तैयारी करना जो है ठीक रहता है। अगर मान लो घर में कोई आएगा तो बेटा क्या कर रहे हो, तो उसको कहो बीए कर रहे हैं चाचा। चाचा कहेंगे कि अच्छा बेटा इसका मतलब बीए कर रहे हो, दुए हर्फ पढ़े वो भी उल्टे। ठीक है, हमारे चुटकुला होता था कि लड़की देखने आए लड़के वाले, लड़की के पिताजी ने पूछा कि भाई बताओ क्या पढ़े हो, कितना पढ़े हो, तो बोला बीए पढ़े। तो ये जो लड़की के पिता थे बिल्कुल नहीं पढ़े थे। तो बोले अरे भैया थोड़ा बहुत तो हम भी पढ़े, दुए हर्फ पढ़े, 2 ही लेटर पढ़े वो भी उल्टे, अरे बी तक पढ़ते बीए तक कैसे पढ़े। ठीक है, तो ये हाल होता है। लेकिन लोग बड़े काबिल होते हैं, आते पूछते हैं और बेटा कैसे चल रही तैयारी, ठीक है, प्रीलिम्स दिए हो कि नहीं दिए हो, तो तुम में से सब बताओगे चाचा पिछली बार बैठे थे क्या हुआ था, प्रीलिम्स नहीं हुआ था बेटा, ऐसे आसान थोड़े होता है आईएएस बनना, ये सब चलता है समाज में। तो हमारे जैसे लोग, हो सकता है तुम्हारे जैसे भी लोग हों, ठीक है, वो बेचारे इस प्रेशर में रहते हैं कि कैसे भी अपनी इज्जत बचाओ। तो चाचा आए बोले क्या कर रहे हैं बेटा, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब हमने 2006 का मेंस लिखा, इकलौता मेंस जो हमने लिखा मेहनत करके, उसमें एक एस्से आया। एस्से की कहानी सुन लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाने इस कहानी से। ठीक है, यहां पर ध्यान रखो, यहां सारे डाउट क्लियर हो जाने। मैं तुमको बार बार एक बार समझाता रहता हूं, इंटरेस्ट से पढ़ो,
बोझा बना के मत पढ़ो कि भैया ये पढ़ना है, बोझ लग रहा है। कंसेप्ट, कहानी, नैरेटिव, एकदम पिक्चर बना देनी है। जब तुम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पिक्चर बनाते चलोगे, एस्से तुम ऐसा लिखोगे ना, हाईएस्ट मार्क्स। तो बेटा एस्से जो है हमने चूज किया जो, वो बहुत ही मेरी समझ और मेरी तैयारी से लगता। हाँ बेटा, मैं तुमको बताऊं, मैंने एक सीरियस अटेम्प्ट दिया, प्री निकाला, मेंस में 936 नंबर लेके आया, वो भी तब जब 3.5 घंटा दिल्ली में बस में बैठता था अपना एमफिल करने के लिए। फिर घर वालों ने कहा कि आगे करोगे यूपीएससी, हमने कहा नहीं करूंगा, मुझे तो प्रोफेसर बनना था, मैं पहुंच गया दिल्ली। एक सीरियस अटेम्प्ट प्रीलिम्स। प्रीलिम्स बाएं हाथ का खेल है, मैं तुमको बता रहा हूं बेटा, प्रीलिम्स बाएं हाथ का खेल है। असली असली कहानी मेंस है। जिसने मेंस की तैयारी अच्छे से कर ली, वो प्रीलिम्स निकालेगा, धाड़ से इंटरव्यू में गिरेगा जाके। ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात। एस्से के तुम्हारी सारी समस्याओं का निदान मैं तुमको अपने अनुभव से बता रहा हूं। मुझे 2 सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आते थे जो मैंने तुमको बताए हैं। एक ज्योग्राफी, जो मैंने तुमको कहानी सुनाई थी कि 7 दिन मेरे एक जो है रिलेटिव ने मुझे 7 दिन पढ़ाया था, उसके बाद मेरा बेड़ा पार हो गया। 22 में से 21 सवाल मैंने ज्योग्राफी के ठीक कर दिए। ठीक है ना, एक तो ये चीज। दूसरी चीज क्या है, बिल्कुल बेटा प्रोफेसर बने, है ना निशा। दूसरी चीज क्या है कि दूसरी चीज इकोनॉमिक्स। बाप रे बाप, इकोनॉमिक्स हमको कभी समझ में नहीं आई, कभी भी। मतलब जब तक तैयारी करते रहे, बाद में हिस्ट्री पढ़ते रहे, खूब इकोनॉमिक्स समझ ली, लेकिन उस समय इकोनॉमिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। और हमने एस्से में जो टॉपिक चुना, वो टॉपिक जो था एक तरीके से इकोनॉमिक्स का टॉपिक था। और जो नव उदारीकरण, जो नियो ग्लोबलाइजेशन था, नियो लिबरलाइजेशन था, नव उदारीकरण की नीतियां किस तरह भारत में छोटे और मंझोले उद्योगों को समाप्त कर रही हैं, इस पर हमको ऐसे लिखना था। और हमने वही ऐसे चुन लिया, किस पे ऐसे लिखेंगे। और मैं तुमको बता रहा हूं, ये मेरी वीकनेस है, तुम्हारी तो स्ट्रेंथ है बेटा। तुम लोगों को तो बड़ी कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, तुमको तो बड़ी अच्छी कोचिंग मिल रही है, तुमको अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, तुमको तो मेंटर्स मिल रहे हैं, तुमको डेली प्रैक्टिस कराने वाला कोई नहीं। हमारे टाइम में कोई नहीं था, ऑनलाइन तब तो कुछ होता ही नहीं था, इंटरनेट था नहीं, कैफे में जाकर के आप क्या कर लोगे ना, इतनी वेबसाइट्स थी ना, स्टडी मटेरियल पड़े हुए थे, कुछ नहीं था। हम लोग तो बस कहीं बैठे हैं तो जाकर के लखनऊ बैठ गए थे, और लखनऊ में एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, दैट इज ऑल। मैगजीन पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, कहीं से कोई कुछ बता दे तो बता दे। तुम लोग तो बहुत अच्छी पोजीशन में हो। तो इकोनॉमिक्स में ये मैंने टॉपिक ले लिया। करंट अफेयर्स की तैयारी करने का कोई मौका ही नहीं होता था, क्योंकि मैंने बताया 3.5 घंटा मेरा ट्रैवल टाइम था दिल्ली का रोज, और फिर खाना बनाना, खाना, ये सब मिला जाए, जो कुछ 4-6 घंटा पढ़ाई, 4 घंटा हो पाई वो हो पाई। अपना एमफिल करते हुए मैंने बुक रिव्यूज किए एमफिल के और मेंस लिखा। उसके बाद 936 का स्कोर है। मैं तुमको ये कॉन्फिडेंस दे रहा हूं, तुमको बड़ी बड़ी कहानियां सुनाने वाले तो दोस्त हैं तुम्हारे, जो सफल हो गए, निकल गए, जिन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी की, सिस्टमैटिक तैयारी की। मेरे साथ तुम्हारी इंस्पिरेशन ये हो सकती है कि एक ऐसा बंदा जो प्रोफेसर बनना चाहता था, ये बनना नहीं चाहता था, और प्रोफेसर बन गया। मैं देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। ठीक है, तो वो टारगेट अचीव कर लिया जो मुझे करना था। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यूपीएससी की मेरी कमजोरियां क्या थी। कई बार स्ट्रेंथ देख के आपको लगता है उसकी तो स्ट्रेंथ थी, नहीं, ये वीकनेस की कहानी सुनो तुम। इकोनॉमिक्स का वो ऐसे लिया, मैं लिटरेचर पढ़ता था। लिटरेचर जो है उस जमाने में 2 ऑप्शनल होते थे, एक हिंदी ऑप्शनल था मेरा, एक हिस्ट्री था। लेकिन मैं शौकिया भी बहुत लिटरेचर पढ़ता था, शेर व शायरी, कविता, कहानियां, ये वो दुनिया भर की चीजें खूब पढ़ता था। और दूसरा, मैं जो बार बार बोलता हूं कि देश दुनिया में चल क्या रहा है, इसकी जानकारी इसलिए नहीं लेनी है कि यूपीएससी लिखना है, इसलिए लेनी है क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस का सवाल है। फ्रांस में अगर बिग बैंग थियरी पे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मेरी रुचि है। ठीक है, और सारी चीजें, तुम लोग कमेंट मत करो, मेरी कहानी ये जरा ध्यान से सुन लो, एस्से की सारी संकट तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, और मैं क्या करना चाहता हूं वो भी तुमको समझ में आ जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैं करंट अफेयर्स, मुझे पता था कि ये यहां हो रहा है, ये यहां हो रहा है, ये यहां हो रहा है। अच्छा, डंकल प्रपोजल आया, गेट प्रपोजल आया, ये वो, अमेरिका की सरकार क्या चाह रही है, भारत की सरकार क्या कर रही है, भूमंडलीकरण क्या होता है, ये सब समझना मेरे लिए, मतलब मेरी दिलचस्पी थी समझने में। और यही यूपीएससी का नोटिफिकेशन कहता है तुमसे, यही यूपीएससी का नोटिफिकेशन कहता है, जनरल अवेयरनेस। ठीक है ना, मैंने एस्से लिखा, क्या लिखा ये सब छोड़ दो। मेन आर्गुमेंट ये था मेरा कि जो अमेरिका और दुनिया के विकसित देश हैं, ये दुनिया के विकासशील और गरीब देशों की जनता की कीमत पर अपना विकास करते हैं। और उसमें मैंने बहुत एग्जांपल दिए कि भारत में ये आईएमएफ वगैरह, वर्ल्ड बैंक वगैरह ये शर्तें लगा रहे हैं कि हम अपने किसानों की सब्सिडी खत्म कर दें, लेकिन अमेरिका में तो किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है। अमेरिका अपने किसानों की सब्सिडी क्यों नहीं खत्म कर रहा है? क्योंकि अमेरिका दुनिया का नंबर 1 फूड ग्रेन सप्लायर है, अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो अमेरिका का जो निर्यातक है खाद्यान्न का सबसे बड़ा, उसकी वो पोजीशन बनी रहे। ठीक है, बनी रहे। इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत जैसे विकासशील देशों के किसान जो है इस रेस में पिछड़ जाए। अब ये सब कहानियां मैंने लिखी। आखिरी बात, एक मिनट की, आखिरी में मैंने लिखा जाकर के कि भाई विकसित देशों का विकासशील और गरीब देशों के प्रति जो आर्थिक नीति या रवैया है, उसको धूमिल की एक पंक्ति से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। और धूमिल की पंक्तियां लिखी, और पंक्तियां क्या थी, मैंने लिखा, एक प्यार भरी गुर्राहट जैसे कोई मादा भेड़िया अपने छौने को दूध पिला रही हो, अपने बच्चे को। एक प्यार भरी गुर्राहट जैसे कोई मादा भेड़िया अपने छौने को दूध पिला रही हो, और साथ ही किसी मेमने का सर चबा रही हो। मैंने कहा कि जिस मेमने का सर चबाया जा रहा है, ये भारतीय जो हमारा लघु उद्योग है और मंझोले उद्योग है, हमारे किसान है। ठीक है, और जो छौने जिनको दूध पिलाया जा रहा है, ये अमेरिका के मल्टीनेशनल्स हैं, अमेरिका का कॉर्पोरेट है और यूरोप का कॉर्पोरेट है। तुमको पता है क्या हुआ? तुमको पता है क्या हुआ? हाईएस्ट मार्क्स हमारे टाइम पर एसए में 120, जो 1 रैंकर होता था उसका 120 नंबर आता था, मेरा 120 नंबर। एग्जामिनर ने देखा, ठप्पा मारा, दे दिया। और किस सब्जेक्ट पे मैंने लिखा? इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि एसए से घबराओ नहीं। एसए में कोई परफेक्ट नहीं होता, एसए की कोशिश करो लिखने की, कैसे, नैरेटिव स्टाइल में। मैंने क्यों पूछा कि यहां जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कोई अनोखी बात है? नहीं है। अगर 50% समझ में आया है, 50% पता नहीं था, अभी अब पता चला है, तो फिर क्या होगा ना
कि तुम्हारे लिए तुम ये समझ लो कि तैयारी जब खत्म करोगे तुमको 100% पता होगा। यूपीएससी कोई गूढ़ सत्य नहीं मांग रही बच्चे, बेहतरीन प्रेजेंटेशन मांगती है तुमसे मेंस के अंदर, और ऐसे में यही सब काम आता है। मेरी बात मानना, वो रट्टा वट्टा मत मारना कि 1000 कोट रट लेंगे सर, है 200 कविता रट लेंगे, नहीं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट आता जाएगा उतना मजा आता जाएगा। ऐसे ओरिजिनल तुम ऐसे लिख करके आओगे, अपने आर्गुमेंट को मैच्योर करते चले जाओ, बस हो जाएगा, ठीक है ना। देखो बेटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है जो बच्चे ज्यादा सेलेक्ट होते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा, कर ले बात, क्योंकि विदेश नीति पर थोड़ी बहुत बातचीत और करनी रह गई है, बाकी हो गया। तुम लोगों से वादा भी था कि बीच बीच में हम लोग आगे भी मौका मिलेगा तो बात कर लेंगे, और वैसे भी हम लोगों के जो डाउट सेशन है वो ऐसे ही निकल के आते हैं। 30 साल पहले देश भर में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस कहां से बनते थे? किस शहर से या किस यूनिवर्सिटी से निकलते थे? जरा लिखो जल्दी जल्दी, थोड़ी बातचीत भी तो हो जाए। यूपी, हाँ यूपी नहीं, प्रयागराज, ठीक है ना, प्रयागराज, इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद। इलाहाबाद से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स निकलते थे यूपीएससी। इलाहाबाद एक दरअसल एक सेंटर हुआ करता था, औपनिवेशिक काल में भी इलाहाबाद एक सेंटर बना दिया गया था, और वो सेंटर इसलिए इतना ज्यादा सक्सेस रेट लेके आया, जानते हो क्यों? इलाहाबाद, क्लियर हो गया? अभी इलाहाबाद है बेटा साहब, बिहार वाले भी इलाहाबाद जाते थे, यूपी वाले तो जाते थे। बिहार से तो मतलब संख्या ज्यादा थी, लेकिन इलाहाबाद का सेंटर था जहां तैयारी होती थी। अभी सब दिल्ली आते हैं, पहले सब इलाहाबाद भागते थे। इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, है, ठीक है, थी इसलिए क्योंकि वो अपने गौरवशाली दिन जो थे उसके खत्म हो गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जबरदस्त प्रोफेसर होते थे उस जमाने में, बड़ी भव्य, बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनी है। बाद में तो वहां पर भी कट्टा कम बंदूक ज्यादा डेमू दादा टाइप का मसला हो गया है ना, हॉस्टल हॉस्टल के बीच इतना बम मारेंगे कि धुआं धुआं कर देंगे टाइप का माहौल वहां पर इलाहाबाद में हो गया। लेकिन एक जमाना था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत मतलब जबरदस्त यूनिवर्सिटी थी, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था उसको। अच्छे प्रोफेसर, डिसिप्लिन क्लास, और ऐसे लेक्चर बढ़िया, उनसे पढ़ रहे लोग बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अच्छे प्रोफेसरों से पढ़ रहे हैं अपने अपने सब्जेक्ट। अच्छे प्रोफेसरों से पढ़ने से फायदा क्या है ना, जानते हो? दो तरीके के कोच हो सकते हैं। एक कोच जो ये बतावे कि तुम बहुत अच्छे बल्लेबाज हो और तुमको बहुत इजी बॉल खिला दे, ऐसे ऐसे बढ़िया टप्पा दे दे अच्छी जगह पे, तो मार चौका छक्का मार के चले गए, ठीक है। सर हम तो बहुत अच्छे बैट्समैन है, वो सर ने बॉल फेंकी हमने मार दिया। एक सर होते हैं जो कहते हैं कि अच्छा बेटा खेलो, फिर वो क्या करेगा, फास्ट बॉल डालेगा, इधर उधर इन स्विंग आउट स्विंग सब निकल रही है, बाउंसर वाउंसर मार के 2-4 बॉडी लाइन हिट कर गया, ठीक है। बच्चे को लगा यार इनका तो बॉल समझ में नहीं आया, ये पता नहीं क्या फेंकते रहते हैं, समझ में नहीं आता, निकल जाता। नहीं हुआ क्या कि वो टीचर तुमको ये जरूरत बता देता है कि तुमको बाउंसर खेलना आना चाहिए, तुमको हुक और पुल मारना आना चाहिए, तुमको इन स्विंग आउट स्विंग खेलनी बेटा, कठिन बॉल खिला के जाएगा। तो वहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है ना, वो वही वाले प्रोफेसर है, सेकंड कैटेगरी के, ऊंची बात बोल रहे हैं। स्टूडेंट को अपना हाइट बढ़ाना पड़ता है बात समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड होता है कि सर आप ही झुक जाओ भाई, आप इतना नीचे से पढ़ाओ हमको कि बिल्कुल हमको एबीसीडी समझ में आवे। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अच्छे प्रोफेसर, अच्छी डिसिप्लिन क्लास, ठीक है, और क्लास में सीरियस स्टूडेंट्स, और वही सीरियस स्टूडेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इलाहाबाद के अंदर, धाड़ 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 सिलेक्शन। फिर इलाहाबाद की जगह ले ली जेएनयू ने और डीयू ने। जेएनयू और डीयू दोनों जगह पढ़ाई का स्तर क्या बहुत हाई। हमारे यहाँ जेएनयू में तो अगर किसी के बारे में पता चल जाए कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो टीचर उसको बहुत डांटते थे कि यूपीएससी की तैयारी क्यों करो, अपनी पढ़ाई करो, रिसर्च करो, तो खौफ था। लेकिन टीचर बड़े खूंखार किस्म के, रजिस्टर फाड़ काइंड ऑफ टीचर, ठीक, कुछ नहीं सुनते थे स्टूडेंट्स की, भयानक। वही दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाल है। तो जब टीचर आपको कठोर मिल जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है ना भाग्य खुल गया। अगर टीचर कठोर है जो कह रहा है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ के जाओगे, मैं सुर्रा गेंद नहीं डालूंगा कि तुम लपेटा मारो चौवा चला जाए, मेरी गेंद पर चौवा तुम तब मार पाओगे जब तुम उतनी स्किल इकट्ठी कर लोगे। तो अगर ऐसा कठोर टीचर आपको मिल जाए और जो कह रहा हो कि तुमको समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या जेएनयू के अंदर अच्छे स्टूडेंट्स अच्छे टीचर से पढ़ रहे होते हैं, फिर यूपीएससी के हिसाब से चुटकी बजाते सिलेक्शन ले लेते हैं। इसलिए ये इस मेहनत से मत घबराओ, इस मेहनत से मत घबराओ, ठीक है ना। पीपीटी नहीं मिला है लास्ट 2 क्लास का, अच्छा मैं बोलता हूं, ठीक है ना, ठीक, पीपीटी नहीं मिला लास्ट 2 क्लास का। चलो दिल्ली से बनना है बेटा, दिल्ली से बनना है, लेकिन अब क्या हुआ है कि अब दिल्ली का फर्क मिट गया, कोविड के बाद से दिल्ली का फर्क मिट गया है, ठीक है ना, दिल्ली का फर्क मिट गया है, खत्म। चल अब मैं वापस आ जाऊं, अब हम लोग आधा घंटा अपनी पढ़ाई पर आ जाते हैं। चलो इधर दूसरे जो अभी जो है ना ऑफ स्ट्रीम अभी नहीं लूंगा, किसी दिन हम लोग बात कर लेंगे, तब उस पर जो है दूसरे टॉपिक के सवाल भी हम लोग उठा लेंगे। अब देखो पड़ोसियों के साथ हमें सहयोग रखना है और मित्रता रखनी है, सीमा विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना है, ठीक है। वैश्विक गुटबाजी में नहीं शामिल होना है, ये एक बात हो गई। दूसरी चीज है कि वैश्विक संकटों के समाधान में भूमिका भी निभानी। एक चीज देखना, ध्यान रखना, गुट निरपेक्षता का मतलब यह नहीं होता कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। गुट निरपेक्षता का मतलब है सक्रिय हस्तक्षेप, निष्क्रिय नहीं। इसीलिए जब आप गुट निरपेक्षता पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या देखते हैं, कोरिया संकट, क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट, फिर
स्वेज नहर विवाद, इस तरीके के बहुत सारे विवाद हुए जहां पर ऐसा लगा कि दुनिया की महाशक्तियां एक बार फिर से टकरा जाएंगी। वहां पर नेहरू ने और फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोरिया संकट का तो समाधान ही कहा जाता है भारत की वजह से निकला, क्योंकि हम दुनिया में नेता बने। ठीक है, हम दुनिया में नेता बने, विश्व का नेतृत्व किया गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से, विश्व का नेतृत्व। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर है। ठीक, तो नेहरूवादी विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता के संदर्भ में हम लोगों ने ये बात कर ली। अब जरा एक और महत्वपूर्ण चीज हम लोग समझ लें, और वो है वर्तमान परिदृश्य, क्योंकि आपको जो सवाल यहां इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जोड़कर समझना है वो यही है। ठीक है, जैसे रूस यूक्रेन, ठीक है ना, रूस और यूक्रेन, ये हमको समझ के चलना है कि रूस और यूक्रेन का मसला जो है ये इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से निकला। ठीक, ये नेटो यानी कि अमेरिका यूरोप समर्थक, ठीक है, और ये क्या था, कभी यूएसएसआर का हिस्सा। बीच में कुछ समय क्या हुआ कि रूस के अंदर नेतृत्व का संकट हुआ। हम लोग पढ़ेंगे इसको, जब आगे हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे सोवियत संघ का पतन हो जाता है। ठीक है, सोवियत संघ का पतन हो जाता है, और सोवियत संघ का पतन होने के बाद जो है थोड़े समय तक ऐसा लगता है कि जैसे मतलब एक ऐसा काम हुआ कि रूस अब दुनिया की शक्ति नहीं बन पाएगा। फिर हमने देखा कि वहां पर भी पुतिन एक नेता के तौर पर उभरते हैं, और पुतिन जो है सबसे पहले रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। और रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बाद, ठीक है, रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बाद उसने क्या किया कि सीधे तौर पर अपने इलाके में अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देनी शुरू कर दी। यूक्रेन पर कब्जा यूएसएसआर के लिए जानते हो महत्वपूर्ण क्यों है, या यूक्रेन पर रूस का प्रभाव, ठीक है, समुद्र पर या समुद्र तक पहुंच के लिए रूस को यूक्रेन की जरूरत है, और अमेरिका यह चाहता है कि हम रूस को समुद्र तक ना पहुंचने दें जहां से वो यूरोप की ओर अपनी अप्रोच कर सकता हो। यह संघर्ष लंबे समय से ऐतिहासिक रूप से चलता चला रहा है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि शीत युद्ध कालीन संकट आज तक चल रहा है। और इसी संदर्भ में भारत ने अपनी भूमिका यूक्रेन और रूस के बीच के संकट के समय में निभाई, और हमने देखा कि बहुत महत्वपूर्ण ढंग से भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच में सीज फायर युद्ध विराम के बड़े गंभीर प्रयास किए, जिसको दोनों देशों के नेताओं ने जो है एक्नॉलेज भी किया, स्वीकार भी किया। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी महत्वपूर्ण जो संकट चल रहा है वो हम लोग देख ले, वो है इजराइल फिलिस्तीन, और इसमें अब हम ईरान को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन और ईरान को भी जोड़ सकते हैं। ठीक, अरबों के इलाके में फिलिस्तीन की भूमि पर यहूदी होमलैंड की स्थापना, इसको केवल रेफरेंस के लिए बता रहे हैं तुम लोगों को कि स्थापना, ठीक है, जो इजराइल बना, ठीक है, इजराइल का देश बन गया, स्थापना, यानी कि एशियाई क्षेत्र में औपनिवेशिक दखल, एशिया के इलाके में उपनिवेशवाद का जो दखल है वो दखल यहां पर आपको दिखाई देता है। इसीलिए अभी भारत ने अपनी नीति को पलट दिया, जो एब्सटेन किया है, मतलब जो वोट नहीं दिया और वोट देकर के वो बाहर निकल आया सुरक्षा परिषद से, उसका नया स्टैंड था। अन्यथा भारत का जो स्टैंड हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से रहा वो फिलिस्तीन समर्थक रहा। ठीक है ना, ऐतिहासिक रूप से। तो आपको इस दृष्टिकोण से भी भारत की भूमिका विश्व इतिहास में देख लेनी चाहिए। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे सब चीजों पर बहुत सारी डिटेल्स होंगी, माइन्यूट डिटेल्स होंगी, उनको आप देखिएगा। तो इसको इस दृष्टिकोण से इतिहास की पृष्ठभूमि को जोड़कर आपको देख लेना है। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से। चलो, अब ये हमारी बात आ गई यहां वाली। अब एक सवाल जो आप लोगों की क्यूरियोसिटी का है, मैं क्यूरियोसिटी का जो दूसरा सवाल आपका था कि सर चीन आखिर आर्थिक विकास में हमसे इतना आगे कैसे निकल गया, ठीक है ना, इतना आगे कैसे निकल गया। सो यहां पर राजलक्ष्मी ने कई बार ये मैसेज डाल दिया, अरे वाह, थैंक यू संजीव। जब उनको ये एक बार फिर से लिखो, राजलक्ष्मी तुम कुछ की वो ले रहा था, ये संकल्प का ही बैच था। जब इस क्लास में आया कमी रह गई थी। इंडिया में अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां और कब? फ्रांसिस्को, मतलब फ्रांसीसियो ने, अच्छा फ्रांसीसियो ने, हमको लगा फ्रांसिस्को लिखा, ठीक है, फ्रांसीसियो ने अपनी जो दूसरी फैक्ट्री है
वो बनाई चंद्रनगर, ठीक है ना, चंद्रनगर, पहली पांडिचेरी और दूसरी चंद्रनगर। अगर हम इस तरीके से देखें तो पहली फैक्ट्री सूरत, दूसरी चंद्रनगर में। चलो अब देखो यहां पर वो 1674 ही होगा बेटा, क्योंकि ये लेट आए हैं, ये भारत में लेट आए हैं। चलो उस पर हम लोग किसी दिन आएंगे, दिमाग दूसरी तरीके से चल रहा है। तो उस बच्चे ने बेटा क्या किया, राजलक्ष्मी, ये बात सुन लो, फिर ये तो एक दिन हम लोग डाउट सेशन ले लेंगे किसी दिन, ये छोटे छोटे सब सवाल हम लोग उस दिन हल कर लेंगे। तो उसने कहा कि सर मुझे अभी ये पता चल रहा है कि मेंस की तैयारी में क्या क्या कमी रह गई थी और किस पर्सपेक्टिव की कमी रह गई थी। मेंस की तैयारी में पिक्चर बनाना सबसे बड़ी कला होती है और मैं पिक्चर ही नहीं बना पाया था, इसलिए इंटरव्यू का कॉल नहीं हुआ, ठीक है ना। चलो अच्छा, हाँ नहीं मुझे चिंता है उसकी, जब शुरू करेंगे तब, ठीक है, तब हम लोग कर लेंगे। कुछ कुछ चीजें जो ऐसी रह गई हो उसे आगे कैसे निकल गया, हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है ना कि मौत को छूकर टक से निकल आया, ठीक है। तो चीन जो है वो गुलामी को छूकर टक से निकल आया, टक से निकल आया। पीवाईक्यू बता दूंगा बेटा, पहले जो है बताऊंगा। फौजिया कर लेंगे क्लास में हम लोग, पीवाईक्यू देख लेंगे, खाना भी खींच देंगे तुम्हारे लिए, ठीक। कल एक क्लास और करेंगे, उसके बाद में लास्ट वाली क्लास का थोड़ा समय निकाल के हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे। तो चीन जो है गुलामी को छू के टक से निकला है, और हम लोग क्या हुए, हमें लगी गोली, ठीक है, वो टक से नहीं निकले, ठीक है, हम लोग धार से माथे पे ले लिए। तो अगर हम भारत और चीन के दो अलग अनुभवों की बात करें तो फिर वही कहानी आ जाती है कि अमेरिका या अमेरिकी यूरोप प्रभाव क्षेत्रों में बटा, परंतु पूरी तरह गुलाम नहीं बना। ये बात जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तब तुमको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगी। औपनिवेशिक अतीत अलग है, हमारा क्या हुआ, 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी। इसका अर्थ क्या हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी सर हमने झेली, हमारा हो गया आर्थिक विनाश, ठीक है, आर्थिक विनाश। और यहां क्या हुआ कि यहां पर आर्थिक शोषण हुआ, परंतु भारत की तरह नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1947 से 1952 के बीच भारत में क्या हो रहा है, भारत में हो रही है लोकतंत्र की स्थापना। हम क्या बने, हम बने बहुदलीय लोकतंत्र। भयंकर बारिश हो रही है, भयंकर, दिल्ली में। कल किसी रूट से मैं गुजर रहा था तो करीब 10 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ा, क्योंकि जगह जगह वाटर लॉगिंग हो गई है, पानी भरा हुआ है, पेड़ टूटे पड़े, और यही हाल यूपी में है बहुत सारी जगहों पे। तो ठीक है, बरसात के दिनों में बरसात तो होगी ही, हम क्या कर सकते हैं, अपना वाटर ड्रेनेज सिस्टम सुधार सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा 69 है और हमने 74 लिखा है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा राजलक्ष्मी, तब बताऊंगा बेटा, ठीक है ना। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं तब तुमको बता दूंगा। चलो तो हमने क्या किया, मैं ये कह रहा था कि भारत की तरह इसका आर्थिक शोषण नहीं हुआ, हमने की लोकतंत्र की स्थापना। भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई और बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना हुई, इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ, हम एक उदार समाज बन गए कि नेहरू जी ने ये नहीं किया कि इस पर प्रतिबंध लगा दो, इसका कत्ल कर दो, उसकी हत्या कर दो, इनको यहां से भगा दो, ठीक है। राज्य को इतना शक्तिशाली नहीं बनाया कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करे, यहां व्यक्ति की स्वतंत्रता केंद्रीय रही और इसीलिए लोकतंत्र है, एक एक आदमी का मत, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और यहां पर क्या हो रहा है, इसी समय में 1949 में समाजवादी क्रांति हो रही है, और क्रांति जो है वो एक दलीय शासन की स्थापना करती है। चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का जो महासचिव है वो चीन का राष्ट्र प्रमुख है, ठीक है ना, राष्ट्र प्रमुख है। तो यहां क्या है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव राष्ट्र प्रमुख बनेगा। तो भैया बहुदलीय लोकतंत्र की जब स्थापना करोगे, ठीक है, और हमें ये करनी पड़ेगी, हमारे यहां तानाशाही चलेगी नहीं, और चलेगी तो देश टूटेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर विविधता बहुत ज्यादा है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर भारत एक ऐसी मिसाल है बेटा, जिस पर यूरोप और अमेरिका के देश जो है ना, वहां पर रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। सबको यह आश्चर्य होता है कि भारत आखिर एक देश है कैसे, और यह आश्चर्य उनको पिछले 70-80 साल से हो रहा है। जब 1947 में देश जो है आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम देख लेना, ये साल भर 2 साल के अंदर ये टुकड़ों में टूट जाएंगे, टुकड़ों में टूट जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम नहीं टूटे, पाकिस्तान का बंटवारा एक हो गया, लेकिन इसके बावजूद हम राष्ट्र के तौर पर इकट्ठे ही रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने जबरदस्ती नहीं की, सेना के बल पर किसी क्षेत्र को बहुत लंबे समय तक हमने कब्जे में नहीं रखा, और रखा जा भी नहीं सकता था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, उसका एक दलीय शासन यहां पर स्थापित है, कोई दूसरी पार्टी है नहीं, असंतोष के स्वर है नहीं, इंटरनेट पर वहां पर प्रतिबंध है, वहां पर मीडिया पर प्रतिबंध है, ठीक है, वहां पर सरकारी जो अखबार है वो सरकारी अखबार सेंसर करके न्यूज को देगा, वहां पर इंटरनेट के एक्सेस के रिस्ट्रिक्शंस हैं,
चाइना के अंदर आज भी यूरोप की तमाम सारी खबरें नहीं पहुंचती क्योंकि इंटरनेट सेंट्रलाइज्ड है। और हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया भर से जो है माल इकट्ठा कर रहे हैं अपने दिमाग में कचरा। तो चीन ने कम से कम क्या किया, चीन के अंदर एक संस्कृति भी रही है। चीन ने कभी भी विदेशियों का स्वागत नहीं किया, ये ध्यान रखना। चीन ने कभी विदेशियों का स्वागत नहीं किया। उनकी परंपरा थी, क्योंकि उनका माना जाता था कि जो चीनी सम्राट है वो विश्व का नैतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक जो है प्रमुख है विश्व का, यानी सबसे दुनिया में सबसे अच्छे हम कौन, हम। ठीक है, तो यहां पर भारत और चीन के बीच में यह भी बुनियादी फर्क है। हमने हमेशा विदेशियों का जो है ना उनसे उनको आत्मसात किया, उनका स्वागत किया। इसीलिए देखा ना, जहांगीर के पास में आएंगे अंग्रेज तो जहांगीर उसको इंग्लिश खान की उपाधि दे देगा, ये कर देगा, जाओ सूरत में खोल दो, बाद में टॉमस रो को जो है परमिशन दे देगा। जो चीन है, चीन ने कभी स्वागत नहीं किया, जापान ने कभी स्वागत नहीं किया। चीन के साथ तुम जापान को भी देखो, जापान ने तो भगा दिया, और जापान ने तो 1869 में क्रांति कर ली और अपना औद्योगिकरण कर लिया। तो चीन ने क्या किया कि चीन ने इस तरीके से यहां पर एक तरीके से एक दलीय, हम हो गए बहुदलीय, बहुदलीय लोकतंत्र। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखें तो इन्होंने कहा कि यह सर्वहारा की तानाशाही, सर्वहारा की तानाशाही, तानाशाही है। अभी सर्वहारा, बुर्जुआ, ये सब जब हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ेंगे तब ये सब टर्म समझ में आ जाएंगे, लेकिन यहां पर एक शब्द तो आप देख ही सकते हैं ना, तानाशाही, सर्वहारा की तानाशाही। तो वहां पर साम्यवादी शासन बन गया। और यहां क्या है, लचीला संवैधानिक शासन है भारत में, और यहां चीन के अंदर कठोर साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था। लेकिन इन सब चीजों से परे चीन ने आज दुनिया पर इतनी महत्वपूर्ण उपस्थिति इसलिए दर्ज करवा दी है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि चीन ने हमसे बहुत पहले, हमने अपनी बाजार 1991 में खोली, जिसको आप एलपीजी कह करके पढ़ते हो ना, एलपीजी। ठीक है, तो वो जो एलपीजी हमारे यहां हो रहे थे वो एक आर्थिक संकट से निकल के आया कि भैया एक भयंकर आर्थिक संकट हो गया, हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ गया, चंद्रशेखर की सरकार थी। ठीक है, तो वहां पर उस संकट के बाद हमको लगा कि अब बाजार को खोलना जरूरी है, और नरसिम्हा राव ने आकर के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तीनों का रास्ता साफ कर दिया। ठीक है, हमारे यहां यह कहानी चली हमसे तकरीबन 13 साल पहले, 1978, 74 से वो प्रक्रिया शुरू हो गई थी चीन में, लेकिन 1978 में क्या हुआ कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया। ठीक है, खोल दिया। हमारे यहां एलपीजी कब आ रहा है, 1991। ठीक है, और यहां पर खुली अर्थव्यवस्था आ गई 1978, यानी तकरीबन 13 साल पहले चीन ने हमसे अपनी इंडस्ट्री को खोल दिया, अपनी इकोनॉमी को खोल दिया। ये बड़ा एज मिल गया उनको। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि यहां पर साम्यवादी शासन के दौरान चीन ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत डेवलप कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आज जो तुम मेड इन इंडिया, ठीक है, सुनते हो ना, मेड इन इंडिया, ये मेड इन इंडिया हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ गए, मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ गए। भाई हम जिस कैमरे से तुमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो कैमरा, ये बोर्ड, ये सामने जो एलईडी है, ये जो एसी लगा हुआ है, हमारे मोबाइल की एक्सेसरीज हैं, इन सब में अमेरिका की मोनोपोली को, जापान की मोनोपोली को अगर किसी ने चैलेंज किया तो वो किसने किया, चाइना ने। और दूसरी चीज क्या है कि उसने बिग इंडस्ट्रीज को तो खोला ही खोला। ठीक है, बिग इंडस्ट्रीज को खोला, उसने मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल यानी लघु उद्योग और मझोले उद्योगों को भी बढ़ावा दिया, और उनकी एक लोन की पॉलिसी थी। हम यहीं पे फेल कर गए। छोटे उद्योगों को लोन दीजिए, कुटीर उद्योगों को लोन दीजिए। चाइना में क्या हुआ कि कभी कभी एक परिवार ने कोई उद्योग स्थापित करने के लिए लोन लिया, बहुत ही कम दरों पर, इंटरेस्ट रेट पर उसको लोन मिल गया। सरकार ने उसके लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई कि हमारे यहाँ जो छोटे छोटे खिलौने बन रहे हैं, ठीक है, वो आज पूरी दुनिया में बिक रहे हैं, अफ्रीका में बिक रहे हैं, अमेरिका में बिक रहे हैं, यूरोप में बिक रहे हैं, लैटिन अमेरिका में बिक रहे हैं, एशिया में बिक रहे हैं। इसलिए आप देख लीजिए ना, ठीक है ना, देख लीजिए कि यहां पर पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही तबाह कर दिया चाइना ने, अमेरिका का। अब यहां पर मोनोपोली बन गई, हम यहां पर फेल कर गए कि हमने अपने स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से कोलैप्स कर दिया। इसलिए तुम देखो ना, दिवाली आई, चाइनीज झालर से पट गया, चाइनीज कंडील आ रहे, चाइनीज दिया आ रहे, चाइनीज गणेश लक्ष्मी आ रहे, गणेश बना के नहीं पूज पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे कोई प्रोत्साहन नहीं है, हमारे स्मॉल स्केल और मिडिल स्केल इंडस्ट्री को स्टेट ने या राज्य का कोई समर्थन नहीं मिल पाया। चाइना इसलिए हमसे आगे निकल गया। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी राज्य का खजाना नहीं होती है, इकोनॉमी जो है ना पर कैपिटा इनकम होती है बेटा। जेब में, इस देश के हर व्यक्ति की जेब में कितना पैसा है, इस पर डिपेंड करता है कि वो आदमी कितनी, कोई देश कितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। तो चाइना का पर कैपिटा इनकम और इंडिया का पर कैपिटा इनकम में जो भेद आ गया है ना, वो फर्क है। और इसलिए दुनिया में चाइना किसी भी दूसरे औद्योगिक देश से ज्यादा तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन गया, और अर्थव्यवस्था बन गया इसीलिए खलबली मची है। अब देखो, तुम लोग कहते हो ऐसे 2 मिनट और बात कर लें, खत्म कर दें इस क्लास को, ठीक है? अभिनव क्या, अच्छा वो तुम्हारे क्लास वगैरह थे, तुम्हारे नोट्स वगैरह है ना, ये ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन जानते हो क्यों है? पिछले 5-7 साल से इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें चाइना ने अपनी बड़ी दमदार उपस्थिति दर्ज करा दी। तुम लोगों को उस कहानी में फंसाऊंगा नहीं, लेकिन कोविड दरअसल चाइना की एक जीत थी, अमेरिका की हार थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना ने अपना हाथ क्यों खींचा है?
क्योंकि चाइना वहां पर सबसे बड़ा फंड जो है डोनर बन गया है। ठीक है बेटा, 2 दिन ये क्लास और चलेगी, फिर हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड पे चले जाएंगे। ठीक है ना, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पर। अच्छा ठीक है, बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं कि ये मैं क्या कह रहा था कि चीन का मुकाबला करने के लिए ट्रंप कह रहा है कि हमको ग्रीनलैंड चाहिए, हमको कनाडा दे दो। ठीक है, या भारत के अंदर जो हम लोगों ने देखा कि अभी जिस तरीके की दखलंदाजी इन्होंने की पाकिस्तान के पक्ष में और स्टेटमेंट वगैरह दे दिया, ट्वीट वगैरह कर दिए, या बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, इस पूरी जियोपॉलिटिक्स को इस इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट के नजरिए से तुमको देखना है। चलो कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि भारत के अंदर और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिन परिवर्तनों ने हमारे आज को गढ़ा है, यानी आज का हमारा जो वर्तमान भारत है उसमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन उसके बाद आए। चलो मिलते हैं कल, तुम लोग क्लास वगैरह लो।